नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 59 में, जो कि एक नया टॉपिक है। इसके दो पार्ट होंगे, वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। बहुत आसान है, पहले एक लेक्चर जरूर पढ़ लें आप, तो आपको कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। बात करते हैं व्यवसाय की स्थापना, संचालन, विस्तार, आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक वित्त को क्या कहते हैं? व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कोई भी व्यवसाय है, उसका एस्टैब्लिशमेंट करना है, उसका ऑपरेशंस करना है, उसका एक्सटेंशन करना है, उसका मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उसके लिए जो फाइनेंस ज़रूरत होता है, फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस या व्यावसायिक वित्त कहते हैं। अतः किसी व्यवसाय हेतु वित्त के प्रबंध, है ना, की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन। किसी व्यवसाय के लिए वित्त के प्रबंध की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन। अर्थात वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, व्यवसायिक प्रबंध बिजनेस मैनेजमेंट की वह शाखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट की या वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध की वह शाखा है जो संस्थान के लिए या व्यवसाय के लिए वित्त का अनुमान लगाने, वित्त को प्राप्त करने और उसका मैनेजमेंट करने का कार्य करती है। वित्त कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका क्या यूज होगा, उसका कैसा मैनेजमेंट होगा, इस सब का काम कौन करता है? वित्तीय प्रबंधन। ना वित्तीय प्रबंधन का वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्रोत का निर्धारण, है ना, या डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्स। पूंजी किस स्रोत से प्राप्त की जाएगी? जो व्यवसाय को जरूरी पूंजी है, कैश है, कैपिटल है, वो कहां से प्राप्त की जाएगी? बैंक लोन से प्राप्त की जाएगी कि अंश निर्गमन? अंश निर्गमन का मतलब है शेयर्स जारी करके। अंश निर्गमन का मतलब क्या है? अंश मतलब शेयर, तो शेयर जारी करके, या जन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो पूंजी का स्रोत कहां से होगा, पैसा कहां से आएगा? दूसरा है पूंजी की संरचना क्या होगी। यह टर्मिनोलॉजी टेक्निकल है, परीक्षा में आएगी। पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कुल पूंजी का अनुमान लगाने के बाद, मतलब कितनी पूंजी टोटल जरूरत है, उसका अनुमान लगाने के बाद यह निर्णय किया जाता है कि स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी का अनुपात क्या रहेगा। कितनी स्थायी पूंजी हो जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल फर्नीचर इन सब में कितनी स्थायी पूंजी लग जाएगी, और कच्चा माल वगैरह, वेतन वगैरह, किराया वगैरह में, वाहन के खर्चे में कार्यशील पूंजी कितनी रहेगी, इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा। ये एक प्रकार का पूंजी स्ट्रक्चर है। और अंश और ऋण पत्र का अनुपात क्या होगा। जो बाजार से आप पैसा उठा रहे हैं, उसमें शेयर से कितना पैसा उठा रहे हैं। डिबेंचर्स, ऋण पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। अंश को क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर और डिबेंचर्स से कितना कितना पैसा उठाना है, उसका अनुपात क्या हो, है ना, ऋण पत्र किस प्रकार का हो, इन सब का टाइप डिसाइड करना क्या कहलाता है? पूंजी की संरचना आएगा। यहां बाद अर्जित आय का प्रबंध करना भी एक स्कोप है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो व्यवसाय द्वारा कमाया गया लाभ है या अर्जित आय है, उसका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जाए। उदाहरण, उसका पुनः विनियोग कर दिया जाए कि धंधे में, उस पैसे को पुनः इन्वेस्ट कर दिया जाए धंधे में, या कंपनी में जो चीजों की, मशीनरी की या दूसरी चीजों का डेप्रिसिएशन हो रहा है या मूल्य ह्रास हो रहा है, उस मूल्य ह्रास के लिए क्या किया है आपने? नई चीजें खरीदने के लिए बोला है या उनको मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया है। तो अर्जित आय, आप मूल्य ह्रास को कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए भी आप अर्जित आय को लगा सकते हैं। या लाभांश नीति का निर्धारण, जो कि डिविडेंड, लाभांश का मतलब डिविडेंड, जो आपके शेयर होल्डर हैं, कंपनी के शेयर जिन्होंने खरीदे हैं, तो कंपनी का जो लाभ होगा, उनके शेयर के अनुपात में उनको लाभांश वितरित किया जाएगा। जिस अनुपात में उसने कंपनी का शेयर ले रखा होगा, उसी अनुपात में उस लाभ को उसको दिया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? लाभांश। तो लाभांश नीति का निर्धारण करना। और चौथा इसमें हो जाएगा वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। ये सारे क्या है? स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? तो न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति। न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति मतलब कम से कम आपको चार्ज देना पड़े, ब्याज देना पड़े, और आपको पर्याप्त वित्त की प्राप्ति हो जाए। अधिकतम प्रत्याय दर या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हो वो आपको मैक्सिमम मिले, अधिकतम लाभ मिले, तथा शुद्ध संपत्तियों में कंपनी की वृद्धि करना। ये सब वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। सामान्य सी चीजें हैं जो आपसे बनेंगी। अब बात करते हैं वित्तीय निर्णय या फाइनेंशियल डिसीजंस।
वित्त को प्राप्त वित्त या लाभ को विनियोग करने के सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण ही वित्तीय निर्णय है ना। वित्त से संबंधित निर्णय क्या हो जाएंगे, कहां से वित्त प्राप्त करना है, पूंजी की संरचना क्या रहेगी, प्राप्त वित्त को मैं ऐसी जगह कहां पे लगाऊं, विनियोग करूं ताकि मुझे मैक्सिमम लाभ हो मेरी कंपनी को। तो ये सब सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण करना ही क्या है, वित्तीय डिसीजन है। सही डिसीजन लेंगे तो कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, गलत डिसीजन लेंगे तो कंपनी फेल हो जाएगी। तो 3 तरीके के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं वित्तीय निर्णयों में। पहला निर्णय है निवेश संबंधी निर्णय या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। ठीक है, फर्म के विभिन्न कोषों को फर्म के पास जो पैसा आया है, इकट्ठा किया है फर्म ने, उसके कोषों को कहां विनियोजित किया जाए, इसे ही दीर्घकालीन निवेश निर्णय कहते हैं। लंबे समय के लिए पैसा कहां डाला जाए कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही निवेश संबंधी निर्णय कहला जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। इन निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो कारक देखेंगे आप, विभिन्न कसौटियां जैसे निवेश की राशि कितनी है, ब्याज की दर कितनी लग रही है, आपको जहां से पैसा उठाया है वहां आपको ब्याज की दर कितनी लग रही है, आपके कंपनी में रोकड़ का अंतर्वाह कैसा है, बहिर्वाह कैसा है, कैश इनफ्लो कैसा है, कैश आउटफ्लो कैसा है। रोकड़ प्रवाह पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो वो लेक्चर पहले देखिए। रोकड़ प्रवाह, फिर आय की दर की गणना है ना, आय की दर की गणना कैसे किस रेट में आपकी कंपनी को इनकम हो रही है, पूंजी बजटिंग तकनीकों द्वारा ये सब का निर्धारण करेंगे आप निवेश करने के पहले। फिर परियोजना का रोकड़ प्रवाह, जो आपका प्रोजेक्ट है कंपनी का, उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है, परियोजना का रोकड़ प्रवाह क्या है। ठीक है, रोकड़ की प्राप्ति कैसे हो रही है आपको, रोकड़ का भुगतान आप कैसे कर रहे हैं, इन सब का विश्लेषण कर लेना चाहिए निवेश करने के पहले। ठीक है, और अल्पकालीन निवेश निर्णय का मतलब वो अपन ने पीछे पढ़ा था, वो क्या है, दीर्घकालीन निवेश निर्णय। कंपनी के विभिन्न कोषों को कहां कहां लगाना है, वो दीर्घकालीन निवेश निर्णय है। और कंपनी के अल्पकालीन निवेश निर्णय क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो क्या है, व्यवसाय में स्टॉक कितना रखना है आपको, कच्चे माल का और तैयार माल का स्टॉक कितना रखना है, देनदार कितने रखने हैं, है ना, रोकड़ का प्रबंध कैसे करना है, कितना किसको पेमेंट करना है, कब किसका पेमेंट बाकी रखना है, ये सारा प्रबंध क्या कहलाता है, अल्पकालीन निवेश से संबंधित निर्णय। ठीक है, दूसरे प्रकार के निर्णय कौन से हैं जी, दूसरे प्रकार के निर्णय हैं वित्तीय संबंधी निर्णय। निवेश संबंधी निर्णय पढ़े हैं अभी अपन, अब पढ़ रहे हैं वित्तीय संबंधी निर्णय या फाइनेंशियल डिसीजन। इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है कि आपको कंपनी को पैसा पाने के लिए कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं और किस स्रोत से पैसा लेने में आपको कम से कम ब्याज देना पड़ेगा और अधिक से अधिक फायदा होगा। कोष एकत्र करने के लिए, पैसा एकत्र करने के लिए अंशधारी कोष उधारी निधियां प्रमुख हैं। या तो शेयर्स आप जारी कर दीजिए या डेब्ट के थ्रू आप जाइए, ऋण पत्र वगैरह जारी कीजिए। तो ये दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्ट री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। इसी में और पढ़ते हैं कि किस तरीके से पैसा आएगा। तो यदि आप उधार लेते हैं, मान लीजिए बाजार से, यदि आप ऋण पत्र जारी करते हैं कंपनी के, आप अगर डिबेंचर्स, ऋण पत्र मतलब डिबेंचर्स जारी करते हैं, ऋण पत्र जारी करते हैं, या बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, उधारी लेते हैं कहीं से, किसी और भागीदार से, किसी और एंटाइटी से अगर आप ऋण लेते हैं, तो ऋण का ब्याज तो आपको चुकाना ही होगा, उसमें टालमटोल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ब्याज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि आप शेयर्स जारी करते हैं तो शेयर का डिविडेंड चुकाने में थोड़ा सा आप अपने शेयर होल्डर्स को देरी कर सकते हो। तो आपको अपनी स्थिति देखनी होगी कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं, आपकी कंपनी किस चीज में कंफर्टेबल है। ब्याज तो चुकाना होगा ही टाइम पे, लेकिन डिविडेंड देने में आप आगे पीछे थोड़े हो सकते हो, तो यह विकल्प अच्छा हो सकता है यहाँ पे। फिर दूसरा, ऋण उठाना सबसे अच्छा विकल्प है। अगर मार्केट से आप लोन उठाते हो, बैंकों से ऋण उठाते हो, तो ऋण उठाना सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि जो ऋण का ब्याज होगा, ब्याज देने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है आपकी कंपनी को, और जिससे क्या है, लोन लेना या ऋण लेना सस्ता हो जाता है, तो ऋण लेना इस मामले में अच्छा है। तीसरा, भुगतान यदि ना करने की चूक को वित्तीय जोखिम कहते हैं। यदि आप समय पे लोगों का, अपने लेनदारों का भुगतान नहीं कर पाती है कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम की परिभाषा क्या हो गई, भुगतान ना करने की चूक को वित्तीय जोखिम कहते हैं। ठीक है, अब इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपकी कंपनी में लागत कितनी लगनी है, पूंजी बाजार की स्थिति क्या है। पूंजी बाजार की स्थिति मतलब
अगर तेज है पूंजी बाजार तो शेयर निकालना उचित रहेगा, पूंजी बाजार स्लो है तो आपको ऋण पत्र जारी करना उचित रहेगा, लोन की दरें कम रहेंगी, जोखिम नियंत्रण का स्तर कैसा है, प्रतिफल प्रवर्तन लागत कितनी है ना, कंपनी को आप जो चलाएंगे उसकी लागत कितनी है, रोकड़ प्रवाह की आपके यहाँ स्थिति क्या है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की स्थिति वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक है कि आपको पैसा एग्जैक्टली कहां से उठाना है। तीसरा है लाभांश संबंधी निर्णय या डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन। जैसा कि पहले मैंने बताया, लाभांश का मतलब होता है कि कंपनी जो अपने शेयर्स जारी करती है, शेयर्स के थ्रू बाजार से जो कंपनी पैसा उठाती है और उस शेयर में बढ़ोतरी होने के बाद या कंपनी को लाभ होने के बाद या शेयर में बढ़ोतरी होने के बाद कंपनी उसी शेयर के अनुपात में अपने शेयर होल्डर्स को क्या बांटती है, लाभ का अंश बांटती है, प्रॉफिट का अंश बांटती है, उसे बोलते हैं लाभांश, है ना। तो डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन, लाभांश लाभ का वह अंश होता है जो अंश शेयरधारियों को वितरित किया जाता है। इसमें यह निर्णय लिया जाता है अर्जित लाभ, जो कंपनी को अर्जित लाभ है, कर का भुगतान करने के बाद जो लाभ बच रहा है कंपनी का, वो तो कंपनी का अर्जित लाभ का कितना भाग अंशधारियों में लाभ के रूप में वितरित किया जाए, कितना रोक लिया जाए, ये सारे डिसीजंस होते हैं इसमें, ठीक है, लाभांश निर्णय में। तथा कितना भाग जो है कंपनी के प्रॉफिट का पुनः धंधे में लगा दिया जाए, कंपनी के प्रॉफिट का कितना भाग जो है वो पुनः धंधे में लगा दिया जाए, कितना लाभांश बांट दिया जाए, ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। नाउ अब ये जो लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों में समृद्धि सुयोग अर्थात ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ कितनी चाहती है, कितनी फास्ट चाहती है। अगर कंपनी फास्ट ग्रोथ चाहती है तो डिविडेंड नहीं देगी, लाभांश नहीं देगी, और कंपनी यदि ग्रोथ स्लो चाहती है तो लाभांश बांटती चली जाएगी। लाभांश नहीं बांटेगी तो वो पैसा कंपनी में तुरंत लगता चला जाएगा और कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगी। तो कंपनी की ग्रोथ को लेकर नीति कैसी है, जिसको बोलते हैं समृद्धि सुयोग, है ना, हिंदी बहुत टफ है, चाहने, है ना, ग्रोथ चाहने वाली कंपनियों को क्या बोलेंगे, समृद्धि सुयोग, ठीक है, ये वाला काट दीजिएगा। फिर लाभांश का स्थायित्व, लाभांश कितने दिनों तक बना रह जाएगा कंपनी का, ऐसा तो नहीं कंपनी के शेयर फिर से डाउन हो जाएंगे तो उनको लाभांश बांट दो भाई, है ना, ताकि आपके शेयर होल्डर खुश रहें। तो लाभांश का स्थायित्व कैसा है, उपार्जन का स्थायित्व कैसा है ना, आप चीजों को उपार्जित कैसे कर पा रहे हैं, लाभ को कैसे उपार्जित किया है, लाभ उपार्जित करने के आपके साधन जो है वो स्थायी हो तो लाभांश बांटिए, नहीं हो तो रोक लीजिए। करारोपण नीति कैसी है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, अगर टैक्सेशन पॉलिसी अपनी उदार है तो फिर आपका अर्जित लाभ ज्यादा होगा और आप लाभांश बांट पाएंगे। पूर्वाधिकारी अंशधारी मतलब प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स हैं, तो जो आपके प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें आप ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं वो कंपनी के प्रायोरिटी शेयर होल्डर या पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं, तो उनको लाभांश बांटना पहले उचित होता है या बाद में होता है, इन सब का डिसीजन करना। कानूनी बाध्यता क्या है आपकी लाभांश बांटने की, वो भी पूरा करना पड़ेगा, सेबी के नियमों को पूरा करना पड़ेगा, सरकार के नियमों को पूरा करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के प्रतिबंध क्या है आपके, संविदात्मक प्रतिबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे कर रखे हैं कस्टमर के साथ, उसके हिसाब से आपको लाभांश बांटना पड़ेगा। आपके यहाँ रोकड़ प्रवाह, तीनों में था रोकड़ प्रवाह की स्थिति, तीनों में है रोकड़ प्रवाह की स्थिति, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो की स्थिति, और शेयर बाजार की प्रतिक्रिया क्या है। अगर शेयर बाजार एकदम से गिरने वाला है तो बेहतर है कि आप लाभांश बांट दीजिए अपने शेयर होल्डर्स को। और आपकी अर्निंग्स कैसी हैं, अर्निंग्स अच्छी हैं तो बांट भी सकते हैं, नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा आपको लाभांश बांटने के लिए। तो ये 3 प्रकार के निर्णय पड़े हैं अपन ने, कौन कौन से, निवेश संबंधी निर्णय, जो पैसा आया है उसको कहां निवेश करेंगे, मैक्सिमम लाभ हो कंपनी को, वित्तीय संबंधी निर्णय, पैसा कहां कहां से उठाना उचित रहेगा ताकि कम से कम ब्याज, कम से कम आपको उसका वहन लगे, और लाभांश संबंधी निर्णय अर्थात जो शेयर में फायदा हो रहा है, कंपनी को मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे को डिविडेंड या लाभांश कैसे बांटा जाए, इन 3 संबंधी निर्णय, निवेश संबंधी निर्णय, वित्तीय संबंधी निर्णय और लाभांश संबंधी निर्णय, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, वित्तीय। यदि आपको पीडीएफ एक्सेस करनी है तो इसी लेक्चर में नीचे लिंक में मोबाइल नंबर दिया है जिसमें आप मैसेज करें, फोन ना लगाएं, तो आप कुछ नॉमिनल चार्जेस पे पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अब वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक या फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको प्रभावित करने वाले क्या घटक हैं, तो पहला है मुद्रा बाजार की दशा, कंडीशन ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अगले 2 लेक्चर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट जो होता है ये शॉर्ट टर्म कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम के लिए कंपनी पैसा उठाती है मनी मार्केट टूल्स के द्वारा।
तो मुद्रा बाजार की दशा क्या है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, 1 साल से ज्यादा के दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी पैसा उठाती है तो वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। दोनों में अगले 2 लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं आपको। तेजी मंदी की स्थिति क्या है, यदि मंदी है तो ऋण पत्र निर्गमन करिए, है ना, डिबेंचर्स निकालिए, है ना, और यदि तेजी है तो शेयर्स निकालिए, कंपनी के शेयर्स जल्दी ऊपर उठ जाएंगे। तो तेजी है तो शेयर निकालिए, मंदी है तो ऋण पत्र के थ्रू पैसा लीजिए। ऋण पत्र मतलब डिबेंचर्स, बताऊंगा मैं अगले लेक्चर्स में डिबेंचर्स क्या है, शेयर्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, कमर्शियल पेपर्स क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है ना, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सारी चीजें बताऊंगा और वहीं पे आपका फिर खत्म हो जाएगा ये सिलेबस पूरा। विनियोक्ताओं का दृष्टिकोण कैसा है, कंपनी में जो नियोक्ता हैं नियोक्ताओं का दृष्टिकोण कैसा है, ब्याज दरों का स्तर बाजार में ज्यादा है तो ऋण लेना अच्छा नहीं है, ब्याज दरों का स्तर कम है तो ऋण लेना अच्छा है, लोन लेना अच्छा है। करारोपण की नीति कैसी है, उदार नीति है। करारोपण की टैक्सेशन की पॉलिसी यदि उदार है तो ऋण लेना अच्छा होगा, और अगर टैक्सेशन पॉलिसी टफ है तो इससे अच्छा तो फिर शेयर निकाल दीजिए। पिछले पेज में मैंने पढ़ाया है। तो ये वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले 5 कारक है, मुद्रा बाजार की दशा, तेजी मंदी की स्थिति, विनियोक्ताओं का दृष्टिकोण, ब्याज दरों का स्तर और करारोपण नीति आदि। अब ये टेक्निकल थोड़ा सा पार्ट है लास्ट, पूंजी संरचना या पूंजीकरण। मैं पीछे बात करके आया हूं आपको पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पैसा आपको ऋण के रूप में उठाना है, कि अंश का निर्गमन करना है, कि ऋण पत्र या डिबेंचर्स निकालना है, पूंजी आपकी स्थायी तौर पे कितनी एंगेज रहेगी, पूंजी आपकी कार्यशील कितनी एंगेज रहेगी, ये सब पूंजी संरचना कहलाती है। पूंजीकरण का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। इन दोनों में क्या अंतर होता है देखते हैं। ये वित्तीय नियोजन के अंग हैं दोनों, पूंजी संरचना और पूंजीकरण, ये वित्तीय प्लानिंग के अंग हैं। पूंजी संरचना या ढांचा पूंजी का स्वरूप या प्रकार है, जबकि पूंजीकरण का आशय क्या है, पूंजी की मात्रा को निश्चित करना, है ना। बाजार में आपका कितना पूंजीकरण है, अर्थात बाजार में आपकी कितनी पूंजी लगी हुई है। तो पूंजीकरण या कैपिटलाइजेशन का मतलब है पूंजी की मात्रा, जबकि पूंजी की संरचना का मतलब है कि आपकी पूंजी किस किस जगह से आई है या किस किस जगह में लगी है, वो पूंजी संरचना है। कुल पूंजी कितनी है वो पूंजीकरण है, कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण तथा अंश पूंजी में भी भेद है। क्या भेद है? पूंजीकरण का मतलब कैपिटलाइजेशन, मार्केट में कितनी पूंजी लगी है, चाहे वो आपने शेयर के रूप में निकाली हो, मार्केट से कितनी पूंजी है आपके पास, चाहे आप शेयर, अंश पूंजी मतलब शेयर्स, ऋण पत्र पूंजी मतलब डिबेंचर्स, दीर्घकालीन ऋण मतलब आपने बैंकों से कहां से उठा रखा है, और आपके पास कंपनी के पास स्वतंत्र का कितना संचय है, ये सारा मिला के कंपनी का क्या कहलाता है, पूंजीकरण। बाजार में कितने शेयर्स फैले हैं आपके, कितने मूल्य गुणे कितने शेयर, कितने ऋण पत्र आपने जारी किए हैं, कितने दीर्घकालीन ऋण लिए हैं और कितना पैसा आपके पास संचित है, इन सब का जोड़ क्या कहलाएगा, आपका मार्केट का कैपिटलाइजेशन, या मार्केट में आपकी कंपनी का पूंजीकरण कितना है। आपकी कंपनी की पूंजी क्या है, तो आपकी कंपनी की पूंजी है शेयर्स की पूंजी प्लस आपके डिबेंचर्स की पूंजी, है ना। अंश पूंजी मतलब शेयर जितने निकाले हैं उसकी पूंजी, और साथ में जो आपने डिबेंचर्स निकाले हैं उसकी टोटल पूंजी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पूंजी आ जाएगी। और फिर अंश पूंजी क्या होती है, तो इसमें शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर या समता अंश पूंजी, और जो आपने कंपनी के कर्मचारियों को प्रायोरिटी शेयर होल्डर हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, जो कंपनी के कर्मचारियों और एम्प्लॉइज को जो आपने दे रखे हैं पहले से कंपनी के शेयर, वो पूर्वाधिकार शेयर्स कहलाते हैं, प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं वो लोग। तो इक्विटी शेयर और प्रायोरिटी शेयर होल्डर दोनों को मिला के क्या बनती है, अंश पूंजी। अंश पूंजी और ऋण पूंजी को मिला के क्या बनती है, पूंजी। और सभी प्रकार की पूंजियों का जोड़ क्या होता है, पूंजीकरण। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एक रेशियो है, ऋण समता अनुपात या डेप्ट इक्विटी रेशियो। जैसा कि नाम है, डेप्ट और इक्विटी, उधार कितना उठाया मार्केट से आपने और आपने शेयर्स कितने जारी किए, तो D/E रेशियो, DE रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, या ऋण अपॉन समता, इक्विटी शेयर्स कितने निकाले हैं और कितने आपने डिबेंचर्स निकाले हैं, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, यही डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है। या इसी को बोल सकते हैं कि कुल पूंजी में आपने ऋण कितना उठाया है बाजार से, डिबेंचर्स या बैंकों से लोन कितना लिया है, तो कुल पूंजी जो आपकी है उठाई है आपने, उसमें ऋण की मात्रा कितनी है, और उसमें टोटल पूंजी, ऋण से जो आई है पूंजी वो, और शेयर से आई है पूंजी, जो ऋण पत्रों के माध्यम से जो पूंजी आई है वो, और शेयर्स के माध्यम से जो पूंजी आई है, उन दोनों का टोटल, और उसके ऊपर की तरफ क्या है, सिर्फ ऋण। तो इससे आपका क्या निकल आएगा, DE रेशियो। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, बस 2-3 लेक्चर की बात और है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।